वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी रही दीपावली? सुबोध, संजय, अच्युत, इमरान, महिमा, उपेंद्र, सुभाष, सुरेंद्रपाल, शिवा, नसरीन, प्रशांत, रमेश, आदित्य, अनुज, डैनियल, अंजलि, राहुल, सनी, कृष्णा, कौशल, अनुराग, प्रेम, श्वेता, भवानी, दीक्षा, अक्षय यादव, दीपक, स्वयंभू, नितेश, अनिरुद्ध, छोटे, ऋषि, ऋतुराज, सुबोध, कपिल, दीपक, हरिओम, कृप्ति, संदीप, स्वयंभू, भवानी शंकर, रुपेश, उमेंद्र, सारे लोग ऑल ऑफ यू। सर, मॉडर्न हिस्ट्री 3 की पीडीएफ नहीं मिली है, प्लीज़ दोबारा। ठीक है, मॉडर्न इंडिया पीडीएफ की क्लास 3 का पीडीएफ नहीं आया है। जो कैरियर व्हील का ऐप है ना, उसका सर्वर चेंज किया गया है और उसमें कुछ पिछले 15 दिनों में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा है। इस बात की अफसोस है मुझे और थोड़ा तकलीफ़ आपको हुआ होगा, लेकिन उससे कोई आपका नुकसान नहीं है और उसको लेकर के बहुत चिंतित होने का विषय नहीं है। ट्रांजिशन होता है ना, कंपनी है, बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं, तो ट्रांजिशन वाले फेज में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत को के लिए आपसे बस गुजारिश है कि आप लोग उसको बहुत शांति से, प्यार से, प्रेम से बियर करो। पीडीएफ में इंडिया का एरिया गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, आप सुधार लो। इंडिया का एरिया कई बार पीओके या इस तरह से होता है, या फिर हमारा जो टाइपिस्ट है ना, टाइपिस्ट भी हो सकता है कोई 1-2 मिस्टेक कर दे, तो उसके लिए बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये समझना है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको महत्व देना है। जो पीडीएफ में है उसको एक पूरक, एक कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग की तरह यूज करना है। जैसे मान लो आप नोट्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, आप बहुत सारी किताबों को पढ़ना चाहते हो, तो उससे अच्छा है कि आप पीडीएफ को पढ़ लो। तो पीडीएफ में बहुत सारा मटेरियल है और इतने सारे मटेरियल को पढ़ करके याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें से जो क्लास में डिस्कशन हुआ है, जिन बिंदुओं को क्लास में मैंने हाईलाइट किया है ना, उसको ही सिर्फ देखने की कोशिश करो और उसी पे आप धर्मेंद्र सर ने बताया, धर्मेंद्र सर ने क्या बताया पहला क्लास से? मेरा दिवाली बहुत अच्छा रहा सतीश। आज हम लोग साउथ ईस्ट एशिया करेंगे और साउथ वेस्ट एशिया तो आपने पढ़ा ही। अभिमन्यु, मजहर, अर्जुन, वेरी गुड मॉर्निंग, मिथिलेश, संजय, आपको देख के मुझे भी एनर्जी और ताकत मिल लगती है। दीपक, आर्या, मेरी बहुत याद आ रही थी। दिवाली पे मैंने अपने YouTube चैनल पे, दिवाली के एक दिन बाद मैंने अपने YouTube चैनल पे एक जो आलोक रंजन आईएएस के नाम से है, तो उस पे मैंने एक छोटा सा, मैंने एक फूड बनाया, एक खाना बनाया, एक कुछ ऐसा डिश बनाया, उसको मैंने दिया है। तो दिवाली मेरी कैसे कटी उसके विषय में आपको पता है। बॉबी, थैंक यू। आ रहा है स्वयंभू, आपका बिल्कुल आ रहा है। मयंक आ रहा है। करंट में शरद जी की भी क्लास होगी, एक बार जरूर क्लास होगी। आदित्य, थैंक यू। सपना, बिरयानी वेजिटेबल्स तो फूड भी एक क्रिएटिविटी है ना। फूड को आजकल लोग खाना बनाने में बड़ा दुखी होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। जब आप खाना अच्छा खाना चाहते हो तो कुकिंग भी आपको। थैंक यू दीपक। ज्ञान, गुड मॉर्निंग, लुकिंग हैंडसम, थैंक यू। आंसू आ जाते हैं, क्यों आंसू आ जाते हैं? रमेश, आपका प्रश्न क्या था? मैंने देखा नहीं, आप एक बार दोबारा लिखो।
मेरे साथ आदित्य, आप जब दिल्ली आओगे कभी तो आप कांटेक्ट करने की कोशिश करना। हमारा फ़ोन बहुत बिजी रहता है, तो आप एसएमएस के माध्यम का उपयोग किया करो। आसिफ, बिल्कुल हो सकता है कांटेक्ट। रुपेश, प्रतिमा, दीपक, शिवा, हेमंत, दिवाली बहुत अच्छी रही और आप लोग सब आज वापस आ गए मेरे पास और हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं। ये एक अद्भुत संयोग है। पिछले, थैंक यू मिथिलेश, थैंक यू राधिका, आनंद मुझे भी आता है। और थैंक यू श्याम, थैंक यू संतोष नवादा, उमरिंद्र सिंह, लव यू, थैंक यू। अलीना, वीडियो डाउनलोड करने के बाद 5 बार आप देख सकते हो। आपसे मिथिलेश, आकांक्षा, अक्षय, थैंक यू। लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू बिगिन नाउ। पढ़ना है, शुरू करना है। और अब आप लोग एसएमएस पे गुड मॉर्निंग और वो सब कुछ। छठ की छुट्टी होगी ना सर? छठ की छुट्टी भी होगी और 2 दिन छुट्टी देने के लिए हम सोच रहे हैं। 2 से 3 दिनों तक छुट्टी देंगे आपको, लेकिन उसके बाद कोई छुट्टी नहीं आने वाली है। फिर सीधे नए वर्ष में हम लोग 3 दिन 4 दिन छुट्टी करेंगे। और अभी आज 17 को क्लास होगी, 18 को भी क्लास होगी। तो आप लोग का बिल्कुल पढ़ाई बंद ना हो जाए, इसलिए ब्रेक में आकर के हम लोग क्लास ले रहे हैं कि आप लोग की पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। 17, 18, 19 3 दिन क्लास चलेगी। फिर 20, 21 को बंद करेंगे। फिर 22 से फिर क्लासेज आपकी शुरू हो जाएंगी। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो क्लासेस हम लोगों की चल रही हैं, ये 10 के बाद, फिर 10 दिसंबर के बाद शेड्यूल बदलेगा और 10 दिसंबर के बाद और भी टीचर्स आएंगे यहाँ पर। अभय सर आएंगे, मंजेश सर आएंगे, पेपर 2 शुरू करेंगे। तो अभी जो ओरिएंटेशन आपको मिला है ना, इसका लाभ आगे उठाते रहना है। शरद त्रिपाठी जी भी आएंगे करंट अफेयर के साथ और आशीर्वाद जी भी करंट अफेयर में लगे रहेंगे। इसके अलावा हमने आपने देखा होगा कि चैनल पे कि कई सारे जूनियर टीचर्स भी और नए उभरते हुए फैकल्टीज को भी सम्मिलित किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति कंट्रीब्यूशन दे। लेकिन आपको अपने चीफ मेंटर और गाइड, मेरा बड़ा रिस्पेक्ट करते हो आप लोग, प्यार करते हो, तो उसका ध्यान रखना है। और बहुत जल्दी ही आपको हम उत्तर प्रदेश रैंक 2 और उत्तर प्रदेश पीसीएस में रैंक 9, इस तरह के जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, इस बार यूपी पीसीएस का जो रिजल्ट आया है ना, उसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस में रैंक 2 और रैंक 9 और रैंक 6, इस तरह से मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब मेरे हार्डकोर स्टूडेंट हैं। रैंक 9 अरुण से आज सुबह सुबह हमारी बात भी हुई है। तो हम उन लोग का वीडियो भी आपको अपने चैनल पे जरूर डालेंगे और यहाँ प्रकाशित करेंगे। और अपना का मतलब जो हमारा कैरियर विल है, सब अपना ही है। तो करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं मिली है, रूटीन डाल दीजिए। रूटीन डालेंगे, लेकिन रूटीन डालेंगे छठ के बाद, उसके पहले थोड़ा इंटरप्शंस तो चल ही रहा है। लुकिंग नाइस सर जी, शरण सर, जुनैद अहमद जी भी आपसे पढ़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़े हैं। चंद्रभान, जुनैद करोल बाग में पढ़े थे, उनके विषय में मुझे एक और दूसरे सक्सेसफुल कैंडिडेट था, उसने मुझे बताया था। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो भूपेंद्र कुशवाहा, आईएएस कैडर क्या होता है? अगर यूपी में ज्वाइनिंग चाहता हूं तो मिल जाएगा। अगर आप बहुत अच्छा रैंक लाओगे, बहुत अच्छा आईएएस में 20 रैंक में आ जाओगे, 30 रैंक में आ जाओगे, तब आपको यूपी का कैडर मिलेगा। और रैंक के बाद ना चॉइस करना होता है कि आप किस कैडर में जाना चाहते हो। कैडर का मतलब है कि आप अपने होम कैडर में जाना चाहते हो, आप उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हो। आजकल कैडर का एक सिस्टम बना दिया है और कई राज्यों का एक ग्रुप बना दिया है ना। जैसे मान लो कि पूर्वांचल के राज्य हैं, या दिल्ली है, अंडमान है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, इस तरह का एक ग्रुप बनाया हुआ है कि किस ग्रुप में आप कैडर लेना चाहते हो। हम लोग ये सब बात करेंगे, यूपीएससी के गजेटियर पे भी बात करेंगे, यूपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न पर भी बात करेंगे, यूपीएससी के जो प्रश्न आते हैं उनकी भी विशद व्याख्या करेंगे। लेकिन अभी आप बहुत छोटे स्टेज में हो, अभी आप बिल्कुल बिगिनर हो, अभी आप बहुत ज़्यादा सोचो मत। अभी आपको तो बस मैप करना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, संविधान पढ़ना है।
और जैसे जैसे आप ये पढ़ करके आप गेन करोगे तो 3 महीने के बाद, कोर्स के 3-4 महीने के बाद ही आपके साथ हम एक बहुत डिफरेंट प्रोग्राम लेकर के आएंगे, जिसमें यूपीएससी के विषय में बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, यूपीएससी के सर्विसेज के विषय में बताया जाएगा, यूपीएससी में कौन कौन से जॉब होते हैं उसके विषय में बताया जाएगा, और एक ही एग्जाम को आप क्वालिफाई करने के बाद किस किस जॉब को लेना चाहिए और कौन सा जॉब प्रायोरिटी पे होना चाहिए, पहले आईएएस लेना चाहिए, आईपीएस लेना चाहिए, या पहले इनकम टैक्स कमिश्नर लेना चाहिए, या रेलवे में जाना चाहिए, क्या है इसमें हम बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप 3-4 महीने अच्छी पढ़ाई करो। पॉलिटी के ऑल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाए जा रहे हैं। इथोपिया और इरिट्रिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस कन्फ्लिक्ट में इथोपिया से 25,000 लोग जो ट्राइब्स थे वो भाग करके चले गए हैं सूडान के अंदर में। तो ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये वहां पे मैंने पहले ही आपको कहा था कि उसको कहते हैं बाल्कन ऑफ अफ्रीका। मैंने कहा था ना कि वो बाल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है, जिसको मैंने आपको बताया था कि बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि नृजातीय संस्कृति के आधार पर जब सिविल वार हो जाए और उसके आधार पर जब कोई बड़ा राष्ट्र टूटकर खंडित हो जाए और छोटे राष्ट्रों में बंट जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग बाल्कनाइजेशन कहते हैं या बाल्कनीकरण कहते हैं। तो ये बाल्कनाइजेशन का प्रक्रिया अफ्रीका में जारी है। वहां पर इथनिक क्लैशेज, वहां पर सिविल वार, वहां पर इथनिक वॉरफेयर, जो नृजातीय संघर्ष है वो निरंतर ट्राइब के बीच में बना रहता है। और हम लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं जब अपने आप को क्लासिफाई करते हैं कि मेरी ये नृजातीयता है। भाषा के आधार पर लड़ जाना एक दूसरे से, शरीर के रंग के आधार पर एक दूसरे से घृणा करना, या जातीय आधार पर घृणा करना, अपने आप को कोई ऊंचा समझना, किसी को छोटा समझना, कोई छोटा है तो वो अपने आप को अब ऊंचा समझ रहा है। तो ये सब जो चल रहा है ना, धर्म के आधार पर इंसान को बांटना है, ये सारे महापाप हैं। और इसी महापाप से इंसानों ने पता नहीं कितने करोड़ों लोगों का खून बहाया है, और ये खूनी हिंसा का दौर आज भी इस आधुनिक युग में जारी है। ये बहुत ही दुखद है। तो अफ्रीका का जो बाल्कन स्टेट है, ये बहुत ही मतलब क्या बताऊं मैं इसको, कि ये बाल्कन स्टेट्स वहां पे हैं, यहाँ पे बहुत खूनी हिंसा होती रहती है। और जो रिफ्यूजीज का इशू बनता है, जो प्रवासी भारतीयों का इशू बनता है, ये भी बहुत एक अलग प्रकार का, प्रवासी भारतीय नहीं, प्रवासी लोगों का जो इश्यूज बनता है बहुत। जनजाति और नृजाति में क्या अंतर है? जनजाति का मतलब होता है ट्राइब, जैसे 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 बिरसा मुंडा, तो मुंडा एक ट्राइब है, संथाल एक ट्राइब है। लेकिन नृजातीय का मतलब है कि कोई एक विशेष संस्कृति का ग्रुप हो, उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें कई लोग हो सकते हैं, नृजातीय हो सकते हैं। जैसे जरथुष्ट धर्म को मानने वाले, या इस्लाम को मानने वाले, या हिंदू को मानने वाले, तो ये नृजातीयता होती है, जो कि धर्म के आधार पर हो सकती है, जो कि भाषा के आधार पर हो सकती है, जो कि रंग के आधार पर हो सकती है। तो नृजातीयता की परिभाषा ये होती है कि किसी भी एक आधार पर एक जो मानव समूह बनता है, वह मानव समूह अपने आप को एक मान ले, एकत्व उसका हो जाता है, और दूसरे से वो अपना पृथकत्व देखता है। मैंने सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन किया है, और जब लिखवाएंगे तो अलग भाषा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं नृजातीयता, तो नृजातीय का मतलब ये होता है कि भाषाई नृजातीयता। जो लोग तेलुगु बोलते हैं, अब तेलुगु में कई जातियां हैं, लेकिन वो नृजातीयता उसकी एक है, क्योंकि भाषा के रूप में वो एक रूप में है। तो तेलुगु एक नृजातीयता को जन्म दे रहा है। तो भाषा भी नृजातीयता को जन्म देती है, धर्म भी नृजातीयता को जन्म देती है, रंग भी नृजातीयता को जन्म देती है। नृजातीयता में एक मानव समूह बनता है जिसका एक कोई कॉमन आधार होगा। देख रहे हैं रिंकल, आपका भी देख रहे हैं कमेंट, प्रियंका आपका भी देख रहे हैं। ओके, भवानी शंकर मिलेंगे आपसे, रमेश। योगेश, इस वीडियो को आप सालों भर देख सकते हो, इसमें कोई चिंता नहीं है। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना। एनसीईआरटी नहीं मिल रही, एनसीईआरटी के डाउनलोड करने का प्रोविजन हम डलवाते हैं अपने वेबसाइट्स पे, करियरविल पे भी डलवाते हैं, अपने वेबसाइट पे भी डलवाते हैं। ओके उमेंद्र,
हॉर्न कंट्री तो मैंने बताया ही था, क्या कंफ्यूजन है इसमें। हॉर्न में वो इरिट्रिया है, वो जिबूती है, इथोपिया है, इसको हॉर्न कंट्री कहते हैं। इसमें केन्या भी आना चाहिए। कुछ लोग केन्या को नहीं लिख रहे हैं, लेकिन केन्या भी इसमें आएगा। ये भी हॉर्न कंट्री का पार्ट ही है केन्या। आप धूम मूवी के ऋतिक रोशन लग रहे हैं, ये क्या मस्ती कर रहे हो मेरे साथ। जैसे पिंडारी ग्रुप भी नृजातीय है, बिल्कुल सही। इज़राइल के बारे में क्या कंफ्यूजन है। इज़राइल का जो मैंने बताया था, इज़राइल का जो उत्तरी भाग है, वो जो सीरिया से जो लगा हुआ भाग है, वो गोलान हाइट्स है। जो इज़राइल का मध्य भूमध्य सागर से लगा हुआ तट का भाग है, उसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। दक्षिण की तरफ इज़राइल का जो दक्षिण पश्चिम भाग है भूमध्य सागर से लगा हुआ, वो गाजा स्ट्रिप है। और तीसरा क्या था उसमें कि जो वेस्ट बैंक है, वो जॉर्डन नदी, जो जॉर्डन के लगी हुई सीमा है सीरिया की, वो वेस्ट बैंक है। और जेरूसलम, वो जो सिटी है, तो जेरूसलम में भी दो डिवीजन है, एक तरफ फिलिस्तीनी रहते हैं, एक तरफ इजरायली लोग रहते हैं। ओके। ई पाठशाला पर एनसीईआरटी के सारे बुक्स अवेलेबल हैं। आप लोग ई पाठशाला पे चले जाओगे तो एनसीईआरटी के सारे बुक्स मिल जाएंगे। थैंक यू डीके पंडित इस इंफॉर्मेशन के लिए। हमारा नोट्स, अब अपने मुंह से हम क्या तारीफ करें, जब आपके देख ही रहे हो कि जो रिजल्ट आता है, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया तो रैंक 2, 6, 9 सब मेरे स्टूडेंट हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो हरियाणा पीसीएस में रैंक 1 ही मेरा था। एमपी पीसीएस में जाओगे तो वहाँ रैंक 2 शर्मा, रुचि शर्मा भी हमारी ही स्टूडेंट है। तो आप रिजल्ट क्यों पूछते हो हमारे, रिजल्ट ही तो, रिजल्ट सही तो हम बने हैं। खैर कोई बात नहीं है। आप गिनी नेम से बहुत, पूरा जो तट है ना उसी का नाम गिनी है। तो गिनी के कारण तट के नाम पे कई कंट्री अपना नाम रख दिए, गिनी बिसाओ, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी, इस तरह से नाम सब अलग अलग है। एक ही भाग है जिसका सब अलग अलग टुकड़ा बना हुआ है ना। जैसे मान लो भारत, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए और ना होगा कभी। भारत का मान लो कई पीसेस अगर होता है तो उसमें कई लोग हिंदी भारत, तेलुगु भारत ऐसा रख सकते हैं ना। उसी तरह से है ये कि गिनी पूरा एक एरिया था जिसका अलग अलग। विश्व एशिया के भू राजनीति में भारत का क्या योगदान होगा, ये आपको आईआर वाले टीचर बताएंगे। ये हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन हम भी बताएंगे एक समय के बाद। भारत की तो बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। भारत सबसे बड़ा तेल का मार्केट बन चुका है, और एनर्जी क्राइसिस जिस तरह से भारत में है, तो वेस्ट एशिया का जो तेल है ना, वो भारत की तरफ ही डाइवर्ट होने वाला है आगे, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत तेल है। और जो वेनेजुएला है और कनाडा है, ये लोग शेल गैस में और शेल ऑयल में प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में कोयला और पेट्रोलियम का कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है। ये एक सिचुएशन आएगा, आज के लगभग 2055 में ये सिचुएशन आने वाला है कि जब कोयला एज ए एनर्जी रिसोर्स और पेट्रोलियम एज ए एनर्जी रिसोर्स, इसकी बहुत महत्ता नहीं रह जाएगी। ओके। ऑल सब्जेक्ट का कोई छोटे यादव क्लास नहीं होता है, वो सब ऐसे ही क्लास चलते रहेगा। आप 9 महीने तक हमारे साथ बस जुड़े रहो। इजराइल को देश नहीं मानते हैं, अब सब लोग मानते हैं, कुछ देश नहीं मानते हैं, तो उनका अपना प्रेजुडिस है। इजराइल की कहानी मैंने आपको बिल्कुल सुनाई थी, आपको याद होगा, मोजेस वाली, मूसा वाली कहानी। हिंदी माध्यम में क्यों नहीं अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हमारे जो टीचर्स हैं, ये सारे टीचर पहले बिखरे हुए थे, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग पढ़ा रहे थे। अब ये सारे टीचर्स एक साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बताओ इसमें कोई भी एक वीक लिंक नहीं है, सारे टीचर उतने ही पावरफुल हैं। अब ये बेस्ट आपको मिल रहा है। अब बेस्ट मिल रहा है तो आप साथ में बेस्ट मेहनत भी तो करो। एटलस में इजराइल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, उसमें एटलस में नहीं देखना है आपको इजराइल। अरे पॉलिटी इकोनॉमी का क्लास होगा ना, लेकिन समय के साथ होगा। एक ही साथ कैसे क्लास हो जाए, क्या एक साथ 5 क्लास शुरू करवा दें? ओके। एनसीईआरटी के लिए मैंने आपको बता दिया, मैं लाऊंगा फर्स्ट रैंक, किशन कुमार। ओके, अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट है।
एटलस समझ में नहीं आता है कृप्ति। एटलस को ना अपने पेन से लिखना खुद शुरू करो, मैप खुद बनाओ, उसमें एटलस से देख करके चीज़ों को पॉइंट आउट करो। और हमने वीडियो में जितने चीज़ों को पॉइंट आउट किया है वो उसमें देखना होगा। एथिक्स की क्लास अभी क्यों चलेगी, पहले ये सब बेसिक्स पढ़ोगे। चलो ओके, हो गया अब आप लोगों का। अब हम लोग चलते हैं, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी था, आपसे इतने समय के बाद मिल रहे थे। अब हम लोग चलते हैं और साउथ ईस्ट एशिया पर काम करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया पे ऑप्शनल का प्रश्न पूछ रहे हो लगातार। हम लोग ऑप्शन लेकर के बहुत जल्दी आने वाले हैं, आपके करियर विल ऐप पे हम लोग ऑप्शन लेकर के बहुत जल्दी आने वाले हैं और आपको मिलेगा वीडियो क्लासेस सारे ऑप्शनल का मिलेगा और बहुत सारे टीचर्स का मिलेगा। ओके, आप चलो आप ऐसा करते हैं कि हम लोग साउथ ईस्ट एशिया शुरू करते हैं और साउथ ईस्ट एशिया को लिखो। पहले उसका इंट्रोडक्शन हम लोग लिखेंगे, फिर उसका पॉलिटिकल मैप करेंगे, फिर उसका भौतिक मैप करेंगे। और साउथ ईस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशिया एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और साउथ ईस्ट एशिया में एशियन टाइगर्स शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो एशियन टाइगर्स कौन से नेशन है और साउथ ईस्ट एशिया एक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे उभर रहा है, क्यों उभर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया का भू राजनीति, वैश्विक भू राजनीति में क्या योगदान होगा। और अभी आसियान ने 2 दिन पहले तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आसियान का एक बड़ा इकोनॉमिक फोरम बना है जिसमें भारत सम्मिलित नहीं है और भारत को फिर से अप्लाई करना होगा उसमें। हालांकि चाइना सम्मिलित है लेकिन भारत उसमें सम्मिलित नहीं है आसियान देशों के साथ। तो साउथ ईस्ट एशिया एशियन कंट्री होने के कारण भारत को आसियान से दूर रखा जाता है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के हम जब कल्चरल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जब उसके इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जब उसके वर्तमान के आर्थिक दशाओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे, जब उसके भूभौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे, तब यहाँ की भू राजनीति बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आएगी। आपको साउथ ईस्ट एशिया के इतिहास में भी लेकर के चलेंगे। फ्रेंच लोगों ने, डच लोगों ने और इंग्लिश लोगों ने कैसे इसको कैप्चर किया और यहाँ पर कैसे रोपण कृषि और उत्खनन को इंट्रोड्यूस किया, कैसे यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग आए और यहाँ का पहले कौन सा धर्म था, क्या ये हिंदू धर्म का लैंड था, क्या ये हिंदू और सनातन धर्म का ये पूरा क्षेत्र था, जो आज लगभग वहाँ एक मिश्रित संस्कृति और मिश्रित धर्मावलंबी वहाँ उत्पन्न हो गए हैं। तो इन सब की विवेचना आज करनी है हम लोगों को। आप लिखना शुरू करो और टाइटल बनाओ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। जैसे साउथ वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट था वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और साउथ ईस्ट एशिया के नीचे में सबसे पहला लाइन लिखो दक्षिण पूर्व एशिया के 2 प्रमुख भाग हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया का 2 प्रमुख भाग है। सबसे पहला भाग होगा इसका सबसे पहला भाग होगा साउथ ईस्ट एशिया। इसका 2 भाग करना है। सबसे पहला है इंडो चाइना या हिंद चीन प्रायद्वीप। पहला भाग है हिंद चीन प्रायद्वीप और दूसरा भाग है आर्किपिलैगोस। आर्किपिलैगोस का मतलब होता है द्वीप समूह। आर्किपिलैगोस शब्द को हिंदी में भी लिख करके पढ़ना होगा आपको। तो हमने आपको बताया कि साउथ ईस्ट एशिया के 2 भाग हैं। पहला है इंडो चाइना पेनिनसुला और दूसरा है आर्किपिलैगोस यानी कि द्वीप समूह। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में कुल कितने देश होंगे। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिलाकर के देखेंगे तो 15 देश होंगे। ये गणना का विषय होगा, इसको आप खुद भी काउंट कर सकते हो। और ये देखो कि आर्किपिलैगोस कौन सा है और इंडो चाइना कौन सा है। तो ये 15 देश हैं। अब इसमें चलते हैं और देखते हैं आपका जो
मैसेज आता है उससे हम बहुत डिस्टर्ब होते रहते हैं। अब कोई मैसेज नहीं करेगा। इंडो चाइना में अंदर आओ, और इसमें देखो इसका भी मैंने दो भाग किया है। पहला है फ्रेंच इंडो चाइना और दूसरा है ब्रिटिश इंडो चाइना। इंडो चाइना का भी दो भाग किया गया। पहला है फ्रेंच इंडो चाइना और दूसरा है ब्रिटिश इंडो चाइना। तो फ्रेंच इंडो चाइना और ब्रिटिश इंडो चाइना ये दो भाग है। अब ये दोनों भाग का अध्ययन अलग अलग करना है और दोनों के हिस्ट्री में भी जाना है ना। अब द्वीप समूह में अगर आप जाओगे तो द्वीप समूह का भी दो भाग होगा। पहला होगा इंडोनेशियन आर्कीपिलैगो, इंडोनेशिया जिसको कहते हैं, इंडोनेशियन आर्कीपिलैगो, और दूसरा है इसका फिलीपाइंस। दो आर्कीपिलैगोज हैं, दो द्वीप समूह हैं। इसमें बृहत द्वीप समूह दो हैं। पहला है इंडोनेशिया और दूसरा है फिलीपाइंस। तो फिलीपाइंस आर्कीपिलैगो और इंडोनेशिया आर्कीपिलैगो रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। साउथ ईस्ट एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का दो विभाजन किया जाता है। पहला विभाजन है इंडो चाइना पेनिनसुला और दूसरा है आर्कीपिलैगोज। इंडो चाइना का मतलब है हिंद चीन प्रायद्वीप, और हिंद चीन प्रायद्वीप का भी दो भाग होगा। उसमें एक होता है फ्रेंच इंडो चाइना और एक होता है ब्रिटिश इंडो चाइना। तो फ्रेंच इंडो चाइना क्या है, ब्रिटिश इंडो चाइना क्या है, समझाया जाएगा। और दूसरा आर्कीपिलैगो का भी दो भाग होगा। उसमें एक भाग होगा फिलीपींस आर्कीपिलैगो, फिलीपाइंस आर्कीपिलैगो, और दूसरा होगा इंडोनेशियन आर्कीपिलैगो। इंडोनेशिया और फिलीपाइंस वैसे दो कंट्री भी हैं, लेकिन वो एक आर्कीपिलैगो यानी कि द्वीप समूह के रूप में भी जाने जाते हैं। और कई द्वीपों का ग्रुप मिलेगा आपको इसमें। आर्कीपिलैगो क्या है, आर्कीपिलैगो कैसे बनता है, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और आर्कीपिलैगो को तभी आप समझोगे जब आप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझोगे, तो आज नहीं समझ पाओगे। आज बस इतना समझना है कि आर्कीपिलैगो का मतलब होता है बड़े बड़े और छोटे छोटे हजारों द्वीपों का एक समूह आर्कीपिलैगो कहलाता है, जो एक निश्चित सीक्वेंस में भी मिलता है। ऐसा नहीं कि एक द्वीप 1000 मील दूर है, दूसरा 500 मील दूर है, उसको आर्कीपिलैगो नहीं कहते हैं। आर्कीपिलैगो वो होगा जब द्वीपों का समूह बिल्कुल सट करके एक ही अनुक्रम में मिलता है। उसका एक कॉमन इवोल्यूशन होता है, उसका एक सामान्य, उसका एक जेनेटिक कनेक्शन होता है। यानी कि उन द्वीपों की उत्पत्ति का एक ही कारण होता है। अलग अलग कारण से वो द्वीप नहीं बने होते हैं, एक ही प्रक्रिया के ये द्वीप उत्पाद्य होते हैं। तो उनका एक जेनेटिक कनेक्शन होता है, उनका एक जननिक संबंध होता है उन द्वीपों का। जैसे फिलीपींस एक आर्कीपिलैगो है, इसको समझने की कोशिश करो। बहुत कम लोग जानते हैं इन चीजों को कि फिलीपींस भी देखो यहां पर है और इंडोनेशिया का भी ये सारा द्वीप यहां पर है। अब यहां क्या है कि फिलीपींस के द्वीप और ये दोनों सटे हुए हैं, लेकिन हम लोग फिलीपींस को इंडोनेशिया के आर्कीपिलैगो का भाग नहीं मानेंगे, फिलीपींस को अलग मानेंगे, क्योंकि फिलीपींस की उत्पत्ति अलग है। फिलीपींस स्वयं में एक छोटा प्लेट है, एक लघु प्लेट है, और उस लघु प्लेट के कारण फिलीपींस के द्वीप मिले बने हैं, है ना। प्रशांत महासागर से जो अंतर संबंध हो रहा है फिलीपींस के द्वीप, फिलीपींस के प्लेट का, उसके कारण जो द्वीप बने हैं वो फिलीपींस आर्कीपिलैगो बना रहा है। तो वो एक जेनेटिक फैक्टर से बने हुए हैं, इसलिए उसको फिलीपींस आर्कीपिलैगो कहेंगे। और इंडोनेशिया में हम आएंगे तो इंडोनेशियन आर्कीपिलैगो का अलग संरचना होगा, अलग उत्पत्ति है, अलग उत्पत्ति काल है, और सभी इंडोनेशियन आइलैंड्स के बनने के जो कारण हैं वो एक जेनेटिक फैक्टर हैं। इसीलिए हम लोग इंडोनेशियन आर्कीपिलैगो में बोर्नियो आइलैंड को भी रखेंगे। ये जो हमने बोर्नियो आइलैंड दिखाया आपको, इतना विशाल आइलैंड है, ये आइलैंड भी आर्कीपिलैगो इंडोनेशिया का ही पार्ट होता है, क्योंकि ये इंडोनेशिया के बनने की प्रक्रिया का ही उत्पाद्य है। तो हमने आपको बताया कि आर्कीपिलैगो क्या है, आर्कीपिलैगो के लक्षण क्या होते हैं। आप जल्दी से लिखो आर्कीपिलैगो का अर्थ क्या है, आर्कीपिलैगो के लक्षण क्या होते हैं। आप जल्दी से लिखो, यूपीएससी भी पूछ सकती है, आईएएस के मेंस में भी पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉर्डिलेरा क्या है, और कॉर्डिलेरा के मैंने आपको लक्षण बताए थे, और उन लक्षणों को ध्यान से पढ़ना। उन लक्षणों में मैंने 5 लक्षण बताए थे, वो पांचों याद होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी उसमें से एक भी अगर मिस कर रहे हो, 1-2 मिस कर रहे हो, तो यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप फंस जाओगे। और यूपीएससी इसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का नाम है।
क्योंकि आर्कीपिलागो आप एक आम शिक्षक से पूछोगे, किसी से पूछोगे, वो क्या कहेगा? द्वीप समूह है, एक साथ द्वीप बने रहते हैं, एक साथ द्वीप हैं, ऐसा ही कुछ आपको सुनने को मिलेगा। कॉर्डिलेरा क्या है भाई? तो पर्वत है, एक तरह का अवलित पर्वत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ विशिष्ट होता है। वो जो वही विशिष्ट है वही आपको सीखना है, और वहीं पे आपको एज लेना है, आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है। वही चीजें आपको आगे बढ़ाएगी। आप लिखो आर्कीपिलागो क्या है? लिखो आर्कीपिलागो का अर्थ है आर्कीपिलागो का अर्थ है वृहत एवं लघु द्वीपों का, वृहत एवं लघु द्वीपों का सन्निकट समूह, सन्निकट समूह जो किसी एक विशिष्ट भूगर्भिक प्रक्रिया के, जो किसी एक विशिष्ट भूगर्भिक प्रक्रिया के उत्पाद्य होते हैं। एक विशिष्ट भूगर्भिक प्रक्रिया के उत्पाद्य होते हैं तथा उनकी भूगर्भिक संरचना में जननिक समानता होती है। जननिक समानता होती है, एक जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है। जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है, जननिक समानता होती है। जैसे मान लो मैं हूं, मेरा भाई है, तो हम दोनों में जेनेटिक सिमिलैरिटी है। तुम हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, तो जेनेटिक सिमिलैरिटी है। इसी तरह का जो जननिक समानता होगा वो बहुत आवश्यक है आर्कीपिलागो में। सन्निकटता बहुत आवश्यक है। फिर लिखो, यह एक भू राजनीतिक शब्दावली है। यह एक भू राजनीतिक शब्दावली भी है। यह एक भू राजनीतिक शब्दावली भी है जो किसी राष्ट्र से हटकर, आर्कीपिलागो कोई राष्ट्र नहीं होता है। आर्कीपिलागो में कई राष्ट्र हो सकते हैं। जैसे पेनिनसुला है तो पेनिनसुला में कई राष्ट्र हो सकते हैं, प्रायद्वीप में कई राष्ट्र हो सकते हैं। महादेश है, महादेश में कई राष्ट्र हो सकते हैं, और महादेश में एक ही राष्ट्र हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, वैसे आर्कीपिलागो में एक ही राष्ट्र हो सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि आर्कीपिलागो में कई राष्ट्र हों। तो यह एक भू राजनीतिक शब्दावली भी है जिसमें कई राष्ट्र होते हैं, परंतु भौगोलिक समानता के कारण, भौगोलिक दशाएं इनको जोड़ती हैं। भौगोलिक समानता के कारण ये राष्ट्र या द्वीपों का समूह एक आर्थिक, सामरिक या भू राजनीतिक रूप में चिन्हित होता है, आइडेंटिफाई होता है, के रूप में चिन्हित होता है। जैसे कैरेबियंस है ना, वेस्ट इंडीज जिसको आप कहते हो। वेस्ट इंडीज कोई देश है क्या? कैरेबियन कोई देश है क्या? नहीं है ना। जैसे कैरेबियंस में कई देश हैं, लेकिन उसकी अपनी एक भू राजनीतिक परिचय है जब आप वेस्ट इंडीज कहते हो। वैसे ही ईस्ट इंडीज
जो इंडोनेशिया और कई द्वीप समूह जुड़े हुए हैं उससे, उसको हम लोग ईस्ट इंडीज कहते हैं। तो ईस्ट इंडीज भी इसका एक उदाहरण है। और इंडोनेशियन आर्कीपिलागो में कई अलग राष्ट्र भी हैं, जैसे जैसे मान लो कि बोर्नियो है, बोर्नियो ये द्वीप है, तो बोर्नियो में आप जाओगे तो यहां पर ब्रुनेई एक छोटा सा राष्ट्र है, और बाकी जो पूरा भाग है ये तो मलेशिया का है। ये नीचे का भाग है जो कालीमंतन कहलाता है, ये कालीमंतन का भाग होगा, इंडोनेशिया का होगा। तो एक ही द्वीप है, उसमें कई राष्ट्र है ना, इसको हम और डिटेल बताएंगे। एक ही द्वीप है, उसमें कई राष्ट्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया का जो द्वीप समूह है उसमें सिर्फ एक ही राष्ट्र होगा, बिल्कुल नहीं। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में अब यहां ईस्ट तिमोर है, तो ये अलग देश है। ईस्ट तिमोर बिल्कुल अलग कंट्री है। यहां पे है ये जो ईस्ट तिमोर के कैपिटल डिली है, ये भी नया नया इंडिपेंडेंस हुआ है। यहां पर इस ईस्ट तिमोर एक नया देश बन चुका है। यहां देखो रेड कलर से इसको दिखा रहा है। ये देखो, ये है न्यू गिनी। तो ये न्यू गिनी का जो पश्चिमी भाग है, ये भी बिल्कुल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यहां पर ये पपुआ गिनी इसको बोलते हैं, पपुआ ट्राइब है। तो न्यू पपुआ गिनी करके जो ये भाग है, ये ऑस्ट्रेलेशिया का भाग होता है। पपुआ गिनी, जो ये हमारा न्यू गिनी आइलैंड है, इसका 2 डिवीजन देखो बीच में किया हुआ है। तो ये जो भाग है ये तो इंडोनेशिया का, जो पश्चिमी भाग है इंडोनेशिया का हो गया। लेकिन जो पूर्वी भाग है न्यू पपुआ गिनी, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है और ये ऑस्ट्रेलेशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है ना। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि आर्कीपिलागो कोई एक देश नहीं होता है, द्वीप समूह होता है, और द्वीप समूह में कई देश भी हो सकते हैं और एक देश भी हो सकता है। जैसे मान लो हम लोग फिलीपींस का उदाहरण अगर लेंगे, तो फिलीपींस में एक ही देश होगा, है ना। फिलीपींस जो आइलैंड है ग्रुप का, उसमें एक ही देश है, इसमें कोई और दूसरा देश नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इंडो चाइना क्या है और इंडो चाइना में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, इसका एक लिस्ट बनाना है। आप लिखो इंडो चाइना क्या है, हिंद चीन क्या है। इंडो चाइना क्या है, हिंद चीन क्या है। लक्षद्वीप भी एक आर्कीपिलागो है, बिल्कुल सही। पिक्सेल में 240 करने के लिए कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं इस बात को आगे टेक्नोलॉजी टीम को फॉरवर्ड करता हूं, देखता हूं क्या हो सकता है। लक्षद्वीप को एक आर्कीपिलागो दिखा सकते हैं। लक्षद्वीप एक आर्कीपिलागो है, कैसे है ये हम लोग अरावली जब पढ़ेंगे ना, अरावली पर्वत है ना, तो अरावली की उत्पत्ति से ही लक्षद्वीप की उत्पत्ति का संबंध है। लक्षद्वीप को लोग मानते हैं कि है भी, लोग मानते भी हैं और सही भी है कि वह एक एटॉल है, यानी प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। लेकिन प्रवाल भित्ति पानी में नहीं बनता है, उसके नीचे कोई न कोई द्वीप होना चाहिए, पहले से कोई द्वीप होगा, उसी पर प्रवाल बनेंगे ना। तो लक्षद्वीप का इतिहास हम आपको भारत के भूगोल में डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी तो आपने शुरू ही किया है। आगे देखो, तो हम चलते हैं इंडो चाइना में कि इंडो चाइना है क्या। इंडो चाइना का 2 भाग मैंने बताया। इसको इंडो चाइना क्यों कहते हैं? पहला ये कि यहां पर इंडियन और चाइनीज दोनों संस्कृतियां यहां पर प्रभावी रही, और ये एक सांस्कृतिक मिश्रित संस्कृति का केंद्र रहा है। तो इंडो चाइना में 2 शब्द है, इंडो और चाइना। आप समझ सकते हो हिंद चीन, और हिंद चीन का क्या मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान यानी इंडियन और चाइनीज दोनों सिविलाइजेशन का मिश्रित रूप मिलता है। यानी यह वो संक्रमण क्षेत्र है जहां पर भारतीय सभ्यता और चीन की सभ्यता का संगम हुआ है। तो यहाँ की संस्कृति आपको बहुत अलग मिलेगी। यहाँ आपको बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ताओइज्म, एनिमिज्म, अब बाद में तो इस्लाम भी यहाँ पर आ गया। तो इस्लाम का जो कन्वर्जन का रेट था वो बहुत हाई है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हाई है। तो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी बड़ी आबादी में है और बड़ी आबादी में बढ़ भी रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पूरी मिश्रित संस्कृति का ये पार्ट बन गया है इंडो चाइना। अब इंडो चाइना में आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इंडो चाइना का डिवीजन क्या है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ब्रिटिश इंडो चाइना और दूसरा बताया था फ्रेंच इंडो चाइना।
तो ब्रिटिश इंडो चाइना में आएगा म्यांमार। ये म्यांमार जो है, यानी जिसका पहला नाम बर्मा था, जिसको आप बर्मा कहते थे, ये म्यांमार है ब्रिटिश इंडो चाइना। और लाओस, एक कंट्री हो गया लाओस, प्लस लगा देते हैं, प्लस कंबोडिया, लाओस कंबोडिया, प्लस लगा देते हैं वियतनाम, प्लस वियतनाम। ये जो 3 देश हैं, ये 3 देशों को फ्रेंच इंडो चाइना कहते हैं। अब इसमें एक देश रह गया बीच में, जो कि न तो ब्रिटिशर है और न ही फ्रेंच के आधिपत्य में था। ये है आपका थाईलैंड, ये आपका थाईलैंड है। और थाईलैंड को हम लोग भू राजनीति की भाषा में बफर जोन कहते हैं। तो एक शब्दावली और आपके लिए है, बफर जोन क्या है? बफर जोन पे आइए। कुछ लोग 240 कहते हैं कि वीडियो क्वालिटी को ले आओ, कुछ लोग लिखते हैं कि अब 240 में बिल्कुल दिखेगा नहीं सर। तो ये फिर तो बड़ा गड़बड़ है ना, कि कुछ लोग कुछ डिमांड करोगे, कुछ करोगे। इसीलिए चीज़ें टेक्नोलॉजी टीम पर ही छोड़ दी जाती हैं और कुछ बच्चों का नहीं सुना जाता है, क्योंकि सारे बच्चे तो एक साथ बोलेंगे नहीं एक काम, है ना। आप यहां देखो, इंडो चाइना का 2 भाग किया मैंने, ब्रिटिश इंडो चाइना, फ्रेंच इंडो चाइना। अब ब्रिटिश इंडो चाइना में आओ तो ये म्यांमार को हम लोग ब्रिटिश इंडो चाइना कहते हैं। और फ्रेंच इंडो चाइना का मतलब है 3 कंट्रीज, यानी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये तीनों कंट्री मिला करके हम लोग कहेंगे फ्रेंच इंडो चाइना। अब देखो थाईलैंड, इसमें ये जो थाईलैंड यहां दिख रहा होगा तुम्हें, थाईलैंड का ये जो पार्ट है, ये जो हमारा एक बड़ा सा देश यहां दिख रहा है, एरिया में काफी बड़ा है ये जो हमारा थाईलैंड है, इतना बड़ा है, ये नीचे तक काफी है ये। तो ये जो हमारा थाईलैंड दिख रहा है, ये हमारा थाईलैंड देखो है, ये बफर जोन कहलाता है। बफर जोन है क्या, इसको पहले समझने की कोशिश करो, इंडिया और बर्मा, ये जो भाग है ना, यहां पर ब्रिटिश एम्पायर है, यहां पर ब्रिटिश राज है, यानी यहां पर ग्रेट ब्रिटेन का, ब्रिटिश पावर का यहां पर कब्जा है इस पूरे एरिया में, बर्मा से लेके इस भाग में। और ये जो भाग है, ये जो कंबोडिया रह गया, ये जो भाग है, ये जो क्रॉस वाला पूरा भाग है, ये सारा फ्रेंच लोगों ने इस पे कब्जा कर रखा है। तो ये भाग फ्रेंच का है। और ये भाग इधर जाओगे तो ये पूरा ब्रिटिशर्स का हो गया, ये ब्रिटिशर हो गए एक भाग में। इधर बीच का ये भाग है जो कि बफर जोन है। अब बफर जोन क्या है, इसको लिखना होगा, तो लिखो बफर जोन क्या है। बफर जोन एक भू राजनीतिक शब्द है, लिखिए बफर जोन एक भू राजनीतिक शब्द है। एक भू राजनीतिक शब्द है जिसका अर्थ है उपनिवेशवाद के काल में, आज नहीं, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के काल में दो महाशक्तियों के मध्य अवस्थित वह संक्रमण क्षेत्र जो शक्ति संघर्ष के बावजूद, पावर स्ट्रगल के बावजूद अजेय रहा,
इनविंसिबल रहा, अजेय रहा। अर्थात कभी उपनिवेश के रूप में, कभी भी उपनिवेश के रूप में प्रशासित नहीं रहा है, प्रशासित नहीं रहा है। वह बफर जोन होता है या बफर जोन कहलाता है। अर्थात यह एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जो दो साम्राज्यवादी शक्तियों को पृथक करती है, जो दो साम्राज्यवादी शक्तियों को पृथक करती है। यह भूभौतिक रूप से भी दुर्गम क्षेत्र होता है। सामान्य मैदान रहेगा फिर तो दोनों शक्तियां लड़ जाएंगी। दुर्गम क्षेत्र होता है। हम लोग इसमें भूगोल का विश्लेषण भी करेंगे। भूभौतिक दृष्टिकोण से यह एक दुर्गम क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को भूगोल भी अजेय बनाती है। मानव से अजेय तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भौगोलिक दशाएं भी कुछ अलग होती हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दुर्गम क्षेत्र होता है तथा यहां सामान्यतः संसाधनों का एवं आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता। आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता। अगर यहां आर्थिक शक्तियां होंगी फिर तो दो महाशक्तियां संघर्ष जरूर करेंगी, लेकिन जब देखता है कि यहां पे कोई बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं है, यहां पे कोई संसाधन विशेष नहीं है, दुर्गम क्षेत्र भी है, तो दो महाशक्तियां होती है, वो यहां पर युद्ध करने से या इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने से थोड़ा मतलब अपना जो प्रॉफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसमें देखती हैं कि यहां पे इतना कोई बहुत लाभ नहीं होगा, तो ये क्षेत्र रह जाते हैं ऐसे ही। लिखो जैसे अफगानिस्तान एक बफर जोन है। ऐतिहासिक काल से अफगानिस्तान एक बफर जोन रहा, जहां ब्रिटेन का कभी कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं रहा और कोई ऐसा संसाधन नहीं है वहां पर। पहाड़ सूखे हुए, पर्वत सूखे हुए, कुछ नहीं है। सूखे मेवा और अफीम, इसके अलावा कुछ नहीं है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में कभी ब्रिटिश पावर का इंटरेस्ट नहीं रहा। राजस्थान में ब्रिटिश पावर का इंटरेस्ट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा राजस्थान में बताओ? जबकि उधर पूरे पाकिस्तान में उसका इंटरेस्ट रहा, लेकिन राजस्थान को छोड़ दिया था बिल्कुल। क्योंकि शेर साहब जीतने के बाद राजस्थान को क्या बोला था? एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत हार जाता। तो राजस्थान का कोई रिसोर्स नहीं था, तो ब्रिटिश पावर ने भी उसको छोड़ दिया कि आप लोग चलो जो अपना प्रिंसली एस्टेट के रूप में आप रहो। उसके पीछे भूगोल भी काम करता है, संसाधन भी काम करता है। आपको सिर्फ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है, भूगोल के दृष्टिकोण से भी हर परिघटना को, इतिहास को देखने की कोशिश करना है। आपको एक महान भूगोल का स्टूडेंट बनना है।
तो बफर जोन क्या होता है? बफर जोन क्या है? जैसे मान लो कि थाईलैंड था, तो थाईलैंड चारों तरफ से सघन जंगल है, भीषण जंगल है थाईलैंड में। अब जाकर के कहीं कहीं सब वृक्ष को हटाया गया है और बनाया गया है। नदी घाटी भी वहां पे है, तो बहुत सघन जंगल से है। पहाड़ है, पठार है चारों तरफ इंडोनेशिया में। सी बीच का जो एरिया है वहीं पे थोड़ा बहुत है। तो ऐसा कोई नोन रिसोर्स भी नहीं था थाईलैंड के अंदर में जिसके लिए थाईलैंड को जीता जाए। वैसे आप देखोगे तो नेपाल भी एक हिमालयन किंगडम है, तो नेपाल और भूटान भी बफर जोन के रूप में है। तो नेपाल और भूटान में नेहरू जी ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि नेपाल, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो नेपाल ने कहा था कि मैं भारत का एक स्टेट बनना चाहता हूं, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, आप एक स्वतंत्र राष्ट्र ही रहो। और नेपाल पहला हिंदू राष्ट्र बना अलग होकर के। तो नेपाल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ब्रिटिश पावर का भी इंटरेस्ट नहीं था, भारतीय राजाओं का भी, हिमालयन किंगडम है ना, तो वहां पे कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पहाड़ पर क्या ही मिलता है। तो कभी भी आप देखोगे तो जो उत्तराखंड है या जो हिमाचल का क्षेत्र है या कश्मीर के लिए कोई भी राजा, चाहे मुगल राजा हो, चाहे मगध किंग्स हो, ये कभी भी इंटरेस्टेड बहुत नहीं रहे कि उन क्षेत्रों को जीता जाए। तो ये सब नेचुरल बफर जोन्स बन जाते हैं। भौतिक प्रकृति भी बफर जोन का निर्माण करती है, और दो बड़े संस्कृतियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको भी बफर जोन कहते हैं। दो भू राजनीतिक शक्तियों के बीच के क्षेत्र को भी बफर जोन कहते हैं। दो महाशक्तियों, उपनिवेशवादी शक्तियों के बीच का जो राज्य होता है उसको भी बफर जोन कहते हैं। तो बफर जोन का जो अर्थ है उसको सिर्फ एक सीमित शब्दावली के रूप में आपको नहीं देखना है, आपको बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से देखना है कि बफर जोन क्या होता है। सांस्कृतिक बफर जोन भी होता है। दो महान संस्कृतियों के बीच में जो एक संक्रमित क्षेत्र होता है वो भी बफर जोन ही होगा, वो भी सांस्कृतिक कल्चरल बफर जोन कहलाता है। तो बफर जोन तो हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत ही बड़े स्केल पे पढ़ाते हैं। आप लोगों के लिए बस इतना जानना बहुत जरूरी है कि नेपाल एक बफर जोन था, भूटान एक बफर जोन है। अब इंडिया और चाइना के बीच में नेहरू जी ने नेपाल और भूटान को एक बफर जोन बनाने की कोशिश की, हालांकि बहुत ही गलत हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ। नेपाल और भूटान में जो वाटर रिसोर्स है, वह रिसोर्स जिसके लिए हो सकता है कि चौथा विश्व युद्ध भी हो, जो जल संसाधन है नेपाल और भूटान में, उसको नेहरू जी शायद समझ नहीं पाए। और चाइना से इतनी लंबी सीमा को लेकर के और उसके प्रोटेक्शन को लेकर के उनके अंदर में चिंता थी, तो उन्होंने सोचा कि आर्मी पे इतना कॉस्ट बढ़ेगा हमारा, तो उन्होंने नेपाल और भूटान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकृत कर लिया। और ये दोनों ही राष्ट्र अब बिल्कुल संप्रभु होते जा रहे हैं। और नेपाल ने जिस तरह से काला पानी वाले एपिसोड में, अभी जो काली नदी वाला जो एपिसोड है उस पर जो हुआ है, उसको देख करके तो एक तरह का भय ही लगता है कि नेपाल हो सकता है कि चाइना के हाथ में खेलने लगे। और हमारा जो निर्णय था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र हो, हमारे हित में है, वो हमारे अहित में भी हो सकता है। ड्रग ट्रैफिकिंग जो तुम देख रहे हो, या फिर जो फेक करेंसी का जो चलता है, इतना सारा कारोबार चलता है, जो अफीम गांजा का कारोबार चलता है, जो इलीगल माइग्रेशन होता है, जो टेररिस्ट को घुसने का जो रास्ता है, वो सब कहीं ना कहीं नेपाल बन गया है। तो नेपाल का अगर भारत का अंग होता तो वहाँ की पुलिस, वहाँ की आर्मी सब हमारे नियंत्रण में होती, तो ये बेहतर पोजीशन होता। नेहरू जी का वो दूरदर्शिता शायद कहीं ना कहीं फेल ही कर रहा है। लद्दाख कभी भी बफर जोन नहीं हो सकता है। लद्दाख अब हमारे देश का अंग बन चुका है, लद्दाख हमारा अंग है, इसलिए कभी भी उसको बफर जोन नहीं कहेंगे। और लद्दाख को चाइना सोचता है कि तिब्बत का भाग है, तिब्बत का राज्य रहा वहां पर कभी, तो तिब्बत के होने के कारण, चूंकि तिब्बत चाइना का है तो लद्दाख भी उसी का हो जाएगा। चूंकि तिब्बत के राजाओं ने अरुणाचल प्रदेश पे कभी रूल किया था, तो अरुणाचल भी उन्हीं का हो जाना चाहिए। ये जो कुतर्क करता है चाइना, ये बहुत ही दुखद है। उस तर्क पे अगर हम लोग जाएंगे तो मगध के शासकों ने तो तिब्बत पे कब्जा किया और तिब्बत तक हमारा सांस्कृतिक साम्राज्य था, तो तिब्बत तो भारत का अंग हो जाना चाहिए। तो ये सारे कुतर्क चाइना करते रहता है, उसकी पॉलिसी अपना अलग है। खैर, हम लोग बफर जोन में 2 लाइन और लिखेंगे, आप लिखो। जो थर्ड वर्ल्ड वार है ना, जो मैंने कहा फोर्थ वर्ल्ड वार वाटर क्राइसिस पे होगा, तो थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वो एनर्जी क्राइसिस पे होगा, ऐसा कहा जाता है। और ये कौन है, थोड़ा विनम्रता से अगर पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा
वो एनर्जी क्राइसिस पे होगा, और फोर्थ वर्ल्ड वार होगा वो वाटर क्राइसिस पे होगा। तो आप लोग थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में अगर जानना चाहते हो तो किसी न किसी दिन हम एनर्जी क्राइसिस में आप पे बात करेंगे। थर्ड वर्ल्ड वार एनर्जी क्राइसिस पे है, फोर्थ वर्ल्ड वार वाटर क्राइसिस पे है। तो आप लोग सीखने की कोशिश करो, न कि बेवजह उधर से कुछ डालने की। ओके ओके, ऑलराइट। तो ये बफर जोन में आप लिखो कि 2 और चीजें लिखवानी है ना बफर जोन में, आप प्लीज लिखो। पहले लिखो बफर जोन, बफर जोन वर्तमान में, बफर जोन वर्तमान में दो सांस्कृतिक केंद्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र भी होता है, के मध्य का संक्रमण क्षेत्र भी होता है। संक्रमण क्षेत्र भी होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट अपने अल्प ज्ञान से बहस के मूड में होते हैं, ये बहुत दुखद रहता है, सीखने की कोशिश करो। जैसे उत्तरी अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, जैसे सिक्किम भारत का अंग है, तो सिक्किम अब बफर जोन में नहीं होगा कपिल, सिक्किम अब बफर जोन नहीं है, नेपाल भूटान ही बफर जोन है। ओके, तो मैंने बताया कि 2 सांस्कृतिक केंद्रों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वह भी बफर जोन है। जैसे कि अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। अब उत्तरी अफ्रीका पर एक व्याख्यान सुनो। उत्तरी अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, जो मैंने कहा था सहारा कंट्री, आपको याद होगा शायद मैंने सहारा कंट्री का जिक्र किया था। और सहारा कंट्रीज में जो देश हैं वो सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं, वो सारे इस्लामिक देश बन चुके हैं। अब वो जो इस्लामिक देश बन चुके हैं, बने हुए हैं, और जो नीचे जो सब सहारा है, जो मैंने आपको साहेल कहा था, सब सहारा, उप सहारा या साहेल देशों का जो मैंने संज्ञा दिया था, तो ये साहेल के जो देश हैं यहां पर क्रिश्चियनिटी, बैप्टिज्म, कैथोलिक और बैप्टिस्ट जो क्रिश्चियन है उनका ये पूरा केंद्र बन चुका है। अब ये 2 धर्मावलंबियों के बीच में एक रेखा खींच गई है, और वो जो रेखा खींच गई है ना, वो भी एक तरह का बफर बनता जा रहा है कि उस बफर के ऊपर में जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, जैसे लीबिया है, जैसे अल्जीरिया है, मिस्र है, ये इस्लामिक स्टेट्स हैं ऊपर में। और इस्लामिक स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है उस राज्य का धर्म होता है। जैसे भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, अमेरिका के राज्य का कोई धर्म नहीं है, यूरोप किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है, फ्रांस जैसे जो कंट्रीज हैं वहां पे राज्य तो धर्म को मानता ही नहीं है, धर्म की कोई महत्ता ही नहीं देता है। वो कहता है कि हमारे क्लास में अगर कोई सिख आएगा तो सिख पगड़ी और कवच पहन करके नहीं आएगा, वो एक आदमी की तरह आएगा, ऐसा उनका मानना है। भारत में है कि भारत में सबको स्वतंत्रता है, लेकिन वहां मानता है कि एक सिख है तो वो एक जो हमारा कल्चर है, फ्रेंच कल्चर है, उसके अनुसार उसको रहना पड़ेगा। और जैसे एक मॉडर्न इंसान रहता है वैसे उसको रहना पड़ेगा। उसी तरह से वो मुस्लिम लोगों को भी बुर्का पहनने से या इस तरह का जो मान्यताएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उसका विरोध होता है फ्रांस में। तो इसीलिए फ्रांस में आप देखोगे या जो इस तरह के इरिलीजियस स्टेट होते हैं, जो गैर धार्मिक स्टेट होते हैं, वहीं पर इस तरह की घटनाएं घटती है कि वहां पर प्रोफेट को या किसी भगवान को लोग, या इवन ईसा मसीह को भी लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद को करते हैं,
ईसा प्रोफेट मोहम्मद वाला इसलिए हाईलाइट हो जाता है क्योंकि उसके बाद गला काटने की घटना और खून खराबा हो जाता है। लेकिन कई बार जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनका भी बनाया जाता है, या फिर ईसा मसीह का भी बनाया जाता है। ऐसा कुछ एजेंडा नहीं होता है कि इस्लाम के अगेंस्ट कोई एजेंडा चल रहा है, जैसे ये घटना स्वीडन स्कॉटलैंड में भी घटी है। तो ये रिएक्शन अलग अलग होता है, जो धार्मिक समुदाय होते हैं वो लोग अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। तो खैर, इंसान का खून तो किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं किया जाएगा, और हमारे जो प्रोफेट थे मोहम्मद साहब थे वो भी नहीं कहीं कहते हैं कि किसी इंसान की हत्या की जाए। कहीं कोई शिक्षा नहीं देता है धर्म की इंसान की हत्या की जाए। भले ही वो कुछ भी गलती कर रहा हो तभी उसके लिए दिल से माफ करने की ही बात हर धर्म ग्रंथ में कही गई है, लेकिन खूनी हत्या का कहीं नहीं कहा गया है। और अगर ऐसा कहा गया है तो वो फिर गलत है, क्योंकि इंसान जब जिंदगी दे नहीं सकता है तो जिंदगी लेने का भी उसको कोई हक नहीं होगा। उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट है, उसके लिए लॉ है, उसके लिए कानून होता है देश का। अगर आपको उस देश का कानून नहीं अच्छा लग रहा है तो आप देश छोड़ करके दूसरे देश में जा सकते हो, ऐसा भी प्रावधान बना हुआ है। फ्रांस में ऐसा प्रावधान बना हुआ है। लेकिन हमारा कहने का ये सिर्फ मतलब था कि जो अफ्रीका है वहां पर उत्तरी भाग में जो स्टेट का रिलीजन है वो इस्लाम बन चुका है, इस्लाम है। और जो उसके नीचे जो स्टेट्स हैं उसमें वहां पर है ईसाई धर्मावलंबियों का, जो जनजातीय लोग होते हैं, जो अफ्रीका का मूल ट्राइब है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती है तो वो जनजातियों को कन्वर्ट कर देती है इस्लाम ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो दो धर्म हैं, जो इस्लाम है और जो क्रिश्चियनिटी है, ये धर्म में कन्वर्जन करता है, ऐतिहासिक रूप से भी कन्वर्जन करते चला आया है। कोई लोभ दे करके, तो कोई भय दिखा करके, या कोई राजपाट दे करके, कोई शिक्षा दे करके। आपके भारत में भी नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ताकत से काम कर रही है और बहुत कन्वर्जन्स करते रहती है। तो ये इसमें अच्छा है या बुरा है इसका कोई मतलब नहीं है। हम अच्छे और बुरे पे नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। हमारी गीता, हमारा जो धर्म ग्रंथ है, वो तो कहता है कि हर धर्म अपने को मोक्ष की ओर ले जाएगा। चाहे आप इस्लाम धर्म के फॉलोअर हो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर हो, चाहे आप बुद्धिस्ट हो, चाहे आप जैन हो, चाहे आप कोई भी हो, सिख हो, तो आप सब मोक्ष पे जाओगे। अपने अपने धर्म का पालन करो, ये हमारा धर्म कहता है। तो आप देखोगे कि कभी भी कोई हिंदू कन्वर्ट नहीं होता है, कि हिंदू कन्वर्जन्स, हालांकि कुछ लोग एजेंसीज अब वो भी काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक टेनेट्स के अगेंस्ट है कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो धर्म चाहता भी है या नहीं, या क्या करना चाहिए या नहीं। लेकिन ये जो खूनी संघर्ष है ना, ये उत्तरी अफ्रीका में बहुत भीषण सामने आ रहा है, और वहां पर एक बफर जोन बन गया है, सांस्कृतिक बफर जोन बन गया है। और नॉर्थ सहारा और उसके नीचे जो साहेल स्टेट्स हैं, वो साहेल पूरा का पूरा बफर जोन है। जैसे सूडान में जाओगे तो बफर जोन है वो, चाड रिपब्लिक में जाओगे बफर जोन है वो। तो सब सहारा और साहेल बन गया है। और नीचे आओगे गिनी कंट्रीज और जो कॉन्गो का प्रदेश है, ये सारा का सारा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो चुका है। ये लोग पहले ट्राइब थे, एनिमिस्टिक थे, अलग अलग मान्यताओं को रखते थे, ये सब अब एक क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो ये जो नॉर्थ अफ्रीका का जो ऊपरी भाग है और नीचे जो मध्य अफ्रीका का भाग है, इसके बीच में जो बफर जोन है, जहां पर कहीं ना कहीं धार्मिक संघर्ष का एक दशा बनता है और बहुत खूनी हिंसा का एक बनता है। तो वो आपने सुना होगा, नाइजीरिया में वो एक है बोको हराम। तो बोको हराम भी एक इस्लामिक संगठन है जो कि छोटे छोटे बच्चों तक को हत्या करने में और महिलाओं की हत्या करने में भी कई बार उसने इस तरह का कांड किया हुआ है। तो ये कभी भी जायज तो नहीं ठहराया जा सकता है। कोई भी हिंसा जायज कभी नहीं ठहराना है आपको, कभी उसके समर्थन में नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। हमने आपको बताया कि कल्चरल बफर जोन कहां बन रहा है, तो बन रहा है साहेल स्टेट्स में। और इसी पर हमने आपको एक और कॉन्सेप्ट बता ही देते हैं कि इसी पे एक कॉन्सेप्ट नया है जो कि बहुत चल रहा है, उसका नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एक नया भू राजनीतिक संकल्पना है, 1990s के दशक में आया था, जिसके बारे में बहुत बातें की जा रही है। तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये हार्टशॉर्न की यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हार्टशॉर्न की अपनी एक संकल्पना है। इस संकल्पना के अनुसार, ध्यान से सुनना, इस संकल्पना के अनुसार कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं जो कि प्रोफेटिक रिलीजन होते हैं, जिसमें पैगंबर होते हैं। तो जो प्रोफेटिक रिलीजन होते हैं वो बहुत ही दृढ़, कठोर, और उसके धर्मावलंबी बड़े कठोर
नियमों का पालन करते हैं और वो अपने स्क्रिप्चर से चलने की कोशिश करते हैं, अपने धर्म ग्रंथ से चलने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोफेटिक रिलीजन है, ये अपना एक्सपेंशन, इसको कहते हैं यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन कहते हैं। ये सभी अन्य समुदायों को अपने में कन्वर्ट करने का कोशिश करते रहते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, तो ये अन्य धर्म के लोगों को, अन्य निर्जातीय लोगों को, अन्य जनजातीय लोगों को अपने में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग एजेंडा का पालन करते हैं। तो इनका ये कहना है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में हार्टशॉन का जो थ्योरी है, हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना आपको है, तो आप जानो कि हार्टशॉन ने ये लिखा है कि आने वाले समय में, यानी हो सकता है कि आज के 300 साल बाद या 500 साल बाद या 1000 साल बाद पूरी दुनिया में 2 रिलीजन रह जाएंगे, और ये दोनों रिलीजन वही हैं जो यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन है ना, जो कि अपना एक्सपेंशन देख रहे हैं, अपना विस्तार करते हैं, कन्वर्जेंस करते हैं। तो ये 2 रिलीजन कौन होंगे? ये रिलीजन होंगे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो ये दोनों को 2 सिविलाइजेशन माना जा रहा है, और ये दोनों सिविलाइजेशन जब पूरे विश्व में फैल जाएंगे चारों तरफ, तो इनके बीच में एक भयावह शक्ति संघर्ष की कल्पना की जा रही है। और वो जो होगा वॉर, वो शायद मानव समुदाय को कहीं ना कहीं एंड कर देगा। और मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक ऐसा अफीम है, एक ऐसा नशा है, जो कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वैज्ञानिक लोग, जिससे पूरा का पूरा एक जन समुदाय, करोड़ लोग उस नशे में झूमते रहते हैं और उसके प्रति ऐसा एफिलिएशन रखते हैं, ऐसा प्रेम रखते हैं धर्म के प्रति कि वो व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, वो पूरे सभ्यता का विनाश कर सकते हैं। और ऐसा ऐतिहासिक काल में हुआ भी है कि क्रिश्चियनिटी के एक्सपेंशन के लिए, इस्लाम के एक्सपेंशन के लिए, इस्लाम के कन्वर्जन के लिए पूरी सभ्यताओं को ही खत्म कर दिया गया है। तो ऐसा हुआ है पहले पास्ट में। और ये जो शक्ति संघर्ष पर हमने आपको बताया कि 2 धार्मिक समूहों के बीच में इसकी कटु आलोचना भी की जाती है और इसको एक गलत सिद्धांत भी माना जाता है, जैसा भी है। लेकिन एक यूपीएससी के विद्यार्थी होने के नाते आपको कम से कम इसका ज्ञान होना चाहिए कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है क्या, और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सत्य कितना होगा मुझे नहीं मालूम, मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो सिद्धांत है हार्टशॉन का, उसको जानने की बहुत आवश्यकता आपको है ना। तो बफर जोन में आपने एक सांस्कृतिक बफर जोन की भी बात की। संक्रमण मतलब होता है जहां पे 2 सभ्यताओं का मिलन हो रहा हो, संक्रमण क्षेत्र होता है वो। ओके, देन थैंक यू सुनीता। देन बैन लग सकता है, कब्बू मीना लिख रहे हैं इन पे, बैन लग सकता है कि नहीं लग सकता है? बैन तो लगा ही रहता है। यूएन ने बैन लगा रखा है, यूएनएससी ने लगा रखा है, सिक्योरिटी काउंसिल ने लगा रखा है, लेकिन उसे लिस्टेड हो जाते हैं सारे टेररिस्ट की, लिस्टेड टेररिस्ट हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है जब तक कि उस स्टेट का, जब स्टेट सपोर्ट करता है ना टेररिज्म को, तभी टेररिज्म ग्रो करता है। जब स्टेट चाहेगा कि हम इसको खत्म कर दें जड़ से, तो टेररिज्म वहां पर खत्म हो जाता है। अब देखो, भारत में टेररिज्म जैसा अब कुछ खास कहीं नहीं बचा है। 2 छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के ही बस कुछ होगा, नहीं तो तुम अगर 1990 के दशक में जाओगे, 80 के दशक में जाओगे, तो भारत में टेररिज्म चारों तरफ, पंजाब में, नागालैंड में, असम में, गोरखालैंड में, नीचे इवन LTT वाला था, इधर कश्मीर तो सब जानते ही हो। तो चारों तरफ भारत टेररिज्म से जूझ रहा था। आज देखोगे, आज का जो भारत है वो टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है। आज का जो युवा है ना, वो चाहता है हम कार में चलें, वो चाहता है हम हवाई जहाज में उड़ें, वो चाहता है फैशन करें, वो चाहता है मैं खुश रहूं, वो चाहता है मैं भी स्वतंत्र रहूं, मेरे पास भी आर्थिक शक्ति हो। और यही युवा इस दुनिया को बदलेगा। जिस युवा के अंदर में ये सोच चली जाएगी ना कि मुझे स्वतंत्र इकाई के रूप में जीना है, मुझे हर उस विज्ञान के लाभ का उपभोग करना है, इसका मतलब दारू पीना नहीं हो गया। इसका मतलब होता है कि हम मॉरिशस हम भी जाएं और मालदीव जाकर के हम भी हॉलीडेज स्पेंड करें, हम भी हवाई जहाज से उड़ें, हम भी कार में रहें, हमारे पास भी अच्छा घर हो। जब तक युवा के अंदर में ये आग नहीं लगेगा, और जो ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है किसी गलत मीन से नहीं, किसी गलत साधन से नहीं। अगर गलत साधन होगा तो जेल चले जाओगे, मारे जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। अब इसमें क्या होता है कि आप जितना प्राप्त कर सकते हो अपनी क्षमता से, या जो सर्कमस्टांसेस में, जिन अवस्थाओं में आपको जितना मिला, उसमें खुश रहना भी होता है। ये नहीं कि आग इतनी भड़क जाए,
मैंने कहा युवा कोई आग होनी चाहिए, लेकिन अगर आप 25-30 बरस तक के हो, युवा हो, आप 35 तक आप ये आग रख सकते हो कि मुझे अच्छा करना है। लेकिन अगर 35 के बाद आपको लगता है कि मेरे जीवन में सामान्य चीजें ही बहाल हो पाई हैं, तो आपको उसमें खुश रहना सीखना होगा और आपको अपने बच्चे को शिक्षा देना होगा कि बेटा तुम्हें अच्छा करना है जिंदगी में। तब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है एक पिता एक माता के रूप में, न कि आप ही कांड करते रहो समाज में जाकर के और गलत बोलते रहो और गलत काम करो। गलत करोगे तुम्हारी पीढ़ियां पूरी खराब हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रखो और हमारी इन बातों का बहुत ध्यान से सुनकर के ध्यान रखना है आप लोगों को। कार पलट सकती है। चलो, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को मैंने सामान्य शब्द में लिखवाया। अब बफर जोन में एक और पैराग्राफ लिखना है, बस अंतिम लिखवा रहे हैं। बफर जोन में लिखो बफर जोन एक आर्थिक शब्दावली भी है, एक आर्थिक शब्दावली भी है। जैसे सार्क, सार्क के जो देश हैं, जो दक्षेश जिसको कहते हैं, दक्षेश सार्क देश हैं, साउथ एशिया के जो देश हैं, ये बफर जोन है। किसके बीच में? ओपेक कंट्रीज, जो ऑयल ओपेक कंट्रीज हैं, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक है। तो ओपेक देश जो वेस्ट एशिया हो गया, वेस्ट एशिया, और आसियान जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हो गए। तो इनके बीच में जो साउथ एशिया आता है, एक बफर जोन बन जाता है। तो ये अगर मान लो ये बफर जोन नहीं होता और ये पूरा ओपेक कंट्री जो वेस्ट एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया का कनेक्टेड होता, तो ये व्यापार का प्रारूप ही कुछ और होता। तो भारत, पाकिस्तान और ये जो देश हैं, ये कहीं ना कहीं बफर जोन हैं और आर्थिक बफर जोन बन जाते हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, इन दोनों संगठनों के बीच का ये बफर जोन है। तो बफर जोन एक भू राजनीतिक शब्दावली है, एक राजनीतिक शब्दावली है, एक सांस्कृतिक शब्दावली है, एक आर्थिक शब्दावली भी है। तो बफर जोन को बहुत डिटेल से और गहराई से समझना है। इस शब्द का प्रयोग बहुधा होता है, पहले एक जैसा होता था, अब बहुधा होता है। ओके, बिल्कुल सही डैनियल, मैंने भी पढ़ा है और किसी भी होली ग्रंथ में कहीं भी खून खराबा नहीं लिखा हुआ है और कोई धर्म नहीं कहता है कि किसी इंसान की हत्या करो। और इस्लाम तो एक ऐसा धर्म है जो कि फ्रैटर्निटी की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। वो तो जनजातियों को जोड़ने के लिए धर्म का निर्माण किया गया कि वेस्ट एशिया में सारे जनजाति खून करते थे एक दूसरे का, बेटी बहुओं को उठाते थे। तो वो तो एक ऐसा धर्म बनाया गया था प्रोफेट के द्वारा कि सारे जनजातियों को जोड़ करके एक मानव समुदाय बनाया जाए। अब धर्म का गलत प्रयोग, गलत इंटरप्रिटेशन तो हो ही रहा है और बहुत दुखद है इन चीजों को जो विश्व में घटनाएं घटती है उसको देख करके। तो बिल्कुल जो अच्छे लोग हैं वो भी शर्मसार हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कह पाते हैं। हो रहा है प्रियंका, आपका हो रहा है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है, कभी न कभी फिर आ जाएगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में है कि दुनिया में दो ही रिलीजन रहेंगे, एक रहेगा इस्लाम और दूसरा रहेगा क्रिश्चियनिटी रहेगा ये, और दोनों के बीच में संघर्ष होगा, बस यही है। बाकी जितने छोटे रिलीजन हैं, जैसे हिंदुइज्म है तो जीविज्म है, अभी तो हिंदुइज्म काफी बड़ा है अगर तुम पॉपुलेशन साइज से देखोगे, लेकिन 500 वर्षों के बाद इसकी स्थिति क्या होगी उस पर लिखा है इन्होंने हार्टशॉट में, बहुत लंबा चौड़ा। तो वो सब पढ़ोगे आप खुद, आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको मिलने लगेगा। ओके, अब हम लोग वापस चलते हैं। बफर जोन के बाद हम लोग देखते हैं कि तो ये हमारा थाईलैंड क्या था? बफर जोन था। ब्रिटिश इंडो चाइना, फ्रेंच इंडो चाइना, थाईलैंड एज ए बफर जोन, ये हमारा इंडो चाइना है। अब हम लोग इंडो चाइना के पॉलिटिकल मैप में चलते हैं और वहां के देश और राजधानियों को देखने का कोशिश करते हैं, इसी पे देखते हैं। तो ये हमारा, ये देखो, अब हम लोग एक मैपिंग करते हैं। आप लोग एटलस निकालो
और प्लीज एटलस निकालो और हम लोग मैप करते हैं। एक बार मैप देख लेंगे ना, फिर आपको साउथ ईस्ट एशिया पे उसके आर्थिक और उसके संसाधन पर उसके भू राजनीतिक महत्व पर हम लोगों को व्याख्या करनी है मूल रूप से। लेकिन पहले तो आपको देखना होगा लास्ट बफर जोन जो मैंने बताया, पहला बफर जोन मैंने बताया जो भू राजनीतिक है, जैसे कि दो साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच में जो ऐतिहासिक काल में था, वर्ल्ड वार 2 के पहले जो काल है उसको उपनिवेशवाद का काल कहते हैं ना। तो उस काल में जो कोलंबस के 1492 से लगभग शुरू होता है, तो 1492 से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वार का जो पीरियड है वो साम्राज्यवाद का काल उसको माना जाएगा। और उस काल में जो भी बफर जोन थे वो दो उपनिवेशवादी कार्य शक्तियों के बीच का भाग था, जहां पर दोनों शक्तियां कभी संघर्ष नहीं की, इसलिए वह स्वतंत्र रूप में रह गया। जैसे अफगानिस्तान, जैसे नेपाल, जैसे भूटान, जैसे थाईलैंड, ये सब बफर जोन कहलाता है ना। अब जो नया कॉन्सेप्ट है बफर जोन का, उसमें है सांस्कृतिक बफर जोन, जैसे कि इस्लामिक स्टेट्स हैं उत्तरी सहारा में, और मध्य सहारा में साहिल का क्षेत्र है, और उसके नीचे आओगे तो फिर है क्रिश्चियनिटी का क्षेत्र है, गिनी और मध्य अफ्रीका वाला भाग। तो जो बीच में साहिल का क्षेत्र है वो सांस्कृतिक बफर जोन बन रहा है, जहां पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं के टकराव की बात की जा रही है, जो खूनी हिंसा का क्षेत्र बना हुआ है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि आर्थिक बफर जोन भी बन जाता है, जैसे आसियान, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, ये आर्थिक रूप से बहुत तीव्र प्रगति कर रहे हैं, जहां सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ये सब आर्थिक शक्तियां हैं, एशियन टाइगर्स कहते हैं इनको। और हम लोग दूसरी ओर चलेंगे तो वेस्ट एशिया के देश हैं, जहां पे पेट्रोलियम रिसोर्स है, जहां पे एनर्जी रिसोर्स है, जहां पे ओपेक समूह बना हुआ है। मैंने आपको वेस्ट एशिया में दिखाया था कि आर्थिक शक्ति कैसे है, वो पर कैपिटा इनकम कितना है वहां का। तो ये दो बड़े आर्थिक शक्तियों के बीच में जो साउथ एशिया है, जो सार्क है, ये एक बफर जोन की तरह है ना। तो ये आर्थिक बफर जोन बन जाता है। अगर आप ऐसे देखो कि अगर वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों एक साथ होता, बीच में अगर साउथ एशिया नहीं होता, तो दोनों के जो अंदर व्यापार होता, उस व्यापार से और भी बड़ी प्रगति हो गई होती है। लेकिन चूंकि बफर जोन है, इसलिए दोनों के बीच में व्यापार कहीं ना कहीं रुका हुआ है ना। दोनों डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर पाता है साउथ ईस्ट एशिया, और तो बीच में एक संक्रमण क्षेत्र बनता है। इस संक्रमण क्षेत्र की जो अवधारणा है ना, यही बफर जोन की अवधारणा है। तो बफर जोन मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ा दिया। आज मैंने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर ध्यान देना है। मैंने आपको बताया है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हार्टशॉर्न का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें वह कल्पना करते हैं कि जितने भी सनातन धर्म हैं, जो धर्म अपना धर्म परिवर्तन करके या दूसरे के धर्म को परिवर्तन करके अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाते हैं, या जो जिस धर्म में जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। जैसे जीव लोग जो है, यहूदी हैं, जैसे जरथुष्ट धर्म वाले हैं, जैसे जो येजिद, मैंने आपको बताया था कि येजिद धर्म ही खत्म कर दिया ISIS ने वेस्ट एशिया से। वैसे ही अगर तुम हिंदू धर्म को देखोगे तो अफगानिस्तान में तक्षशिला अब कहाँ है, गांधार कहाँ है वो तक्षशिला के विशाल मंदिर, सब खत्म हो गया है, एक चिन्ह शेष नहीं है वहां पर। बामियान का तक सब हटा दिया गया है। तो कैसे सिविलाइजेशन को और संस्कृति के चित्र को कैसे दूसरा सिविलाइजेशन बिल्कुल खत्म करते चला जाता है, तो वो इसी तरह से वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है। अब जो इंडियन कल्चर है वो भारत में भी सिमट रहा है, और उसमें भी कहीं और सिमटते चला जाए, ऐसा कल्पना करते हैं वो। ऐसा होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन डेमोग्राफिक चेंज जो होता है ना, जनसंख्या जो चेंज करने लगती है, तो ये इसी तरह से एक संस्कृति धीरे धीरे छोटी और छोटी होते होते खत्म हो जाती है। तो अंत में पूरी दुनिया में दो संस्कृतियां, दो धर्म शेष रह जाएंगे, एक क्रिश्चियनिटी रहेगा और दूसरा इस्लाम रहेगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, और यही दोनों के बीच में भीषण शक्ति संघर्ष होगा।
और कौन जीतेगा कौन हारेगा ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि पूरी मानव सभ्यता का विनाश भी संभव है। तो धर्म क्या करेगा कि पूरी दुनिया के मानव सभ्यता का विनाश करके छोड़ेगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। यह एक व्यक्तिपरक मत है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा इन्होंने लिखा है। तो इस सिद्धांत को आप पढ़ने की कोशिश करो, इंटरनेट खोल करके देखो। तो मैंने आज बफर जोन का कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको बताया कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, और मैंने एक और आपको आर्कीपिलैगो का कॉन्सेप्ट बताया है। तो तीन शानदार संकल्पनाओं को आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, और अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में, इंडो चाइना में कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है, एटलस में जाओ और एटलस को ध्यान से थैंक यू नसरीन, थैंक यू कृप्ति। आप अगर आईएएस की तैयारी करना चाहते हो ना, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को सीखना होता है ना, यही सब प्रश्न आ जाता है। और मान लो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन मैंने बताया, तो ये इसी शब्द और इसका क्या भविष्य है या इसकी क्या उपयोगिता है इस सिद्धांत की, ऐसा यूपीएससी पूछ देती है। आप अगर देखोगे तो पेपर 2 में दबाव समूह क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है, तो पंचायती राज क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि आप पीसीएस में अगर जाओगे तो पीसीएस में सीधे सीधे प्रश्न होता है कि 1857 के क्रांति के क्या परिणाम थे, ऐसे प्रश्न पूछता है। 1935 के अधिनियम का क्या महत्व है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, ये प्रश्न जो होते हैं ना पीसीएस के हो जाते हैं। और जो हम आपको लगातार हर कॉन्टिनेंट के साथ कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा एक झलक दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको लिखवा रहे हैं, आपको ये आईएएस की तरफ आपको लेकर के आपकी प्रगति को बढ़ाता चला जाएगा। ओके, और अब आप लिखो, अब देखो मैप में जाओ, मैप में कंसंट्रेट करो, आपको हम मैप दिखाने वाले हैं। और मैप में आपको बहुत ध्यान से देखना है। साउथ ईस्ट एशिया का मैप जटिल है, साउथ ईस्ट एशिया का मैप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बहुत ध्यान से दिखाना है। और आप चलते हैं हम लोग, आप अपने एटलस के साउथ ईस्ट एशिया का पेज निकालो, पेज निकालो, कितने पेज में है बताओ मुझे, मैप करने वाले हैं हम लोग। पेज नंबर 63। थैंक यू प्रीत। किसी पेज में 72 है, किसी में 50 पे है। जो मैप साउथ ईस्ट एशिया के पूरे दृश्य को दिखा रहा हो वो आपको देखना है। कई मैप एशिया को दिखाते हैं, एशिया का मैप नहीं देखो। ओके, 57 में है, किसी में एशिया का मैप नहीं देखना है, साउथ ईस्ट एशिया का मैप दिखना है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। आप लोग का आ गया। ब्लैक स्वान 55 पेज नंबर पर है, किसी में 54 लिख रहा है, कोई 55 लिख रहा है, कोई बात नहीं है। टीटीके में 59 है। मेंस भी पढ़ा रहे हैं क्या? अरे भाई, आईएएस में, पीसीएस में पीटी और मेंस अलग अलग नहीं होता है। उस विचार से बाहर निकलो कि पीटी और मेंस अलग अलग होता है। आप पढ़ते रहो, फिर जब हम लोग टेस्ट सीरीज लेंगे और तब आपको समझ में आने लगेगा कि पीटी और मेंस कैसे कैसे अलग होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब आप देखो, आपके एटलस में आपकी बाईं तरफ है म्यांमार। म्यांमार में जाओ। हम लोग भौतिक, राजनैतिक, क्या म्यांमार मिला? म्यांमार की राजधानी म्यांमार की राजधानी
अब रंगून नहीं है। पहले एक बहुत पॉपुलर गाना हुआ करता था, मेरे पिया गए रंगून। तो रंगून अब राजधानी नहीं है। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। नेपिडो वहां की राजधानी है, बिल्कुल नेपिडो राजधानी है। रंगून पहले थी। ओके, वहां पे सुकुई जो है उनका इलेक्शन का भी चल रहा है। नेपिडो राजधानी है, वेरी गुड, ओके, वेल डन। अब हम लोग म्यांमार से बाहर निकलते हैं और म्यांमार के बगल में देखते हैं, पूर्व में देखते हैं। तो म्यांमार से सटा हुआ देश है थाईलैंड। थाईलैंड मिला। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। बैंकॉक। अब आगे कुछ मत देखना, बस देश राजधानी देखते हैं पहली बार में। बहुत लोग पहली बार जुड़े हैं ज्योग्राफी से, आईएएस से। अब थाईलैंड के बाद हम लोग चलते हैं तो देखते हैं लाओस। लाओस एक देश है ना। लाओस को देखो। लाओस की राजधानी वियंथियान है। वियंथियाने। छाया बिल्कुल सही। रजनीश, लाओस की राजधानी। अब लाओस एक अस्सल रुद्ध देश है, हाँ या नहीं? लाओस एक स्थल रुद्ध देश है, बिल्कुल। तो क्या लाओस की प्रगति होगी या लाओस सबसे गरीब राष्ट्र होगा? लाओस गरीब होगा या अमीर? वेरी गुड अंकुर। तुषार, सही बात, बिल्कुल। तो लाओस एक सबसे गरीब देश है, वेरी गुड। मैंने तो तुम लोगों को फॉर्मूला दे दिया। अब उसके नीचे आओ, कंबोडिया। कंबोडिया देखो, कंबोडिया में क्या है? कंबोडिया, नॉम पेन। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन। ओके, अब वियतनाम चलते हैं। वियतनाम देखो। वियतनाम पहले दो देश था। वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। बाद में वियतनाम वॉर, अमेरिका वाला, तुम लोगों को शायद पढ़ने को मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। और वियतनाम के कुछ गुरिल्ला लड़ाकों ने अमेरिकी फौज को धूल चटा दिया था और यूएस वियतनाम वॉर में यूएस की हार हुई थी, वियतनाम जीता था। वियतनाम में किस भारतीय की पूजा की जाती है? किस भारतीय का मूर्ति लगा है? यह युद्ध किस भारतीय महान योद्धा के नाम पे लड़ी गई थी? बताओ। भारत के किस महान राजा का नाम? गांधी, अशोका, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें राणा प्रताप की बात की गई थी, क्योंकि अकबर एक बहुत बड़ा एम्पायर बना चुका था। अकबर की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। राणा ने
अपना किला छोड़ दिया, लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। और राणा प्रताप के इसी स्वाभिमान के लिए, इसी अपने छोटे से 4,000 5,000 योद्धाओं के साथ राणा प्रताप मुगल की इतनी भीषण सेना के साथ भी युद्ध लड़ गए थे। और राणा प्रताप ने उस युद्ध का अंत ही कर दिया था। वो तो जो मुगल कमांडर था मान सिंह, उसके बिल्कुल हाथी के हौदे पर घोड़ा चढ़ा दिया था और हाथी के सूंड में तलवार लगे हुए थे, उससे चेतक का पैर कट गया था। और राणा ने जो अपना भाला मारा था, तो भाला मान सिंह का जो वो था ना, जो हाथी चलाता है, क्या बोलते हैं उसको, वो अपने सीने पे ले लिया और मान सिंह हाथी के हौदे में घुस करके अपना जान बचाया, नहीं तो युद्ध का वहीं अंत हो गया था। उसके बाद महाराणा जैसा ही दिखने वाला एक व्यक्ति था, महाराणा घायल हो गए, तो महाराणा जैसा व्यक्ति था, उसके सिर पर महाराणा प्रताप का टोप रख दिया गया। महाराणा वहां से घायल घोड़े पे निकल गए और उन्होंने युद्ध जारी रखा, गुरिल्ला युद्ध ही जारी रखा। तो महाराणा प्रताप हिस्ट्री में एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर बनकर के उभरे हैं। बहुत अच्छा राधिका। तो वियतनाम वॉर के बारे में आपको पढ़ना है। तो वियतनाम की राजधानी कहां है? हनोई है। हनोई राजधानी है। ओके। और आपने इतने देशों को देखा, अब और देखना है, अब आपको देखना है कि थाईलैंड नीचे एक प्रायद्वीप पर भी फैला हुआ है। उस प्रायद्वीप का नाम क्या है? थाईलैंड एक नीचे तक प्रायद्वीप में फैला हुआ है। बताओ। मलाया प्रायद्वीप कहते हैं उसको, मलेशिया नहीं कहते हैं, मलाया प्रायद्वीप कहते हैं। बिल्कुल सही तुषार, मलाया कहते हैं उसको। तो मलाया प्रायद्वीप है। अब प्रश्न यह बनता है कि मलाया प्रायद्वीप पर कितने देश हैं? ढूंढ करके बताओ, मलाया प्रायद्वीप पर कितने देश हैं? तो एक तो हो गया थाईलैंड, दूसरा हो गया मलेशिया, और तीसरा नीचे है सिंगापुर। जहीर तुम्हारा गलत है, मजहर सही है। बिल्कुल सही नसरीन, बिल्कुल सही। क्या मिला? ओके। मलाया प्रायद्वीप पर 3 राष्ट्र हैं। वेरी गुड। अब ये बताओ कि जो मलाया पेनिनसुला है और पेनिनसुला के नीचे में सिंगापुर है, छोटा सा सिंगापुर है ना, सिंगापुर के पास आपको मिलेगा जोहोर स्ट्रेट। जोहोर स्ट्रेट मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहोर स्ट्रेट, जोहोर से स्ट्रेट मिलेगा, जोहोर की जल संधि मिलेगी, जो कि सिंगापुर एक द्वीप है और सिंगापुर पेनिनसुला के भी भाग में है। उसके बीच में जोहोर स्ट्रेट है। वहां पे जोहोर बहारू करके एक मिलेगा बंदरगाह। ढूंढो। जोहोर बहारू, वेरी गुड।
वहीं पे मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का की जल संधि भी है वहां पर, जोहोर भी है और मलक्का की जल संधि भी है। सुमात्रा द्वीप से मलाया प्रायद्वीप को अलग करने वाली जल संधि कौन है? मलक्का स्ट्रेट जो यहां लिख रहे हैं उसको जरूर लिखते जाओ, मलक्का स्ट्रेट है दूसरा हमारा। मलक्का स्ट्रेट, MALACCA, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट है सुमात्रा, सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप के बीच में मलक्का स्ट्रेट है। वेरी गुड, ओके। और मलक्का स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी को, इधर आओगे तो ये क्या है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान सी है। यहां पे देखोगे तो ये अंडमान सी है, इसको ध्यान रखो। अंडमान सी, अंडमान बंगाल खाड़ी का भाग है ये, तो यही भाग है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है पूरे साउथ चाइना सी को और जावा सी को। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है यहां पे, यही जो हमने एरो लगाया है ना ये दोनों तरफ, यही स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो अंडमान सी को जोड़ रही है पूरा जावा सी से और पूरा साउथ चाइना सी से। इधर आओगे तो साउथ चाइना सी, नीचे आओगे तो जावा सी। साउथ चाइना सी, जावा सी कोई भी रहे तो मलक्का स्ट्रेट ही उसको जोड़ती है। भारत अगर जापान जाना चाहता है, भारत अगर जापान से ट्रेड करना चाहेगा, चाइना से ट्रेड करना चाहेगा, समुद्र मार्ग से ट्रेड करना चाहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यूरोप भी ट्रेड करना चाहेगा चाइना से, कोरिया से, जापान से, साउथ ईस्ट एशिया से, ध्यान से सुनो, तो एक ही स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के किनारे ही बैठा है सिंगापुर, है ना। तो जो भी ट्रेडिंग कंट्रीज हैं, जो भी ट्रेडिंग शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, वो सब सिंगापुर से होकर के निकलना है उनको। तो सिंगापुर एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल सेंटर बन गया है, एक ऐसा कॉमर्शियल बंदरगाह बन गया है जिसको हम लोग कहते हैं आंत्रपोत। अब आज की ये चौथी संकल्पना आपको सीखनी है कि आंत्रपोत क्या है। दो स्ट्रेट अब आपको सिखाएंगे आंत्रपोत क्या है। स्पेलिंग आप पहले लिखिए, ENTREPOT। आंत्रपोत क्या है, आंत्रपोत की संकल्पना क्या है। ENTREPOT। मलक्का स्ट्रेट का बहुत बड़ा महत्व है। मलक्का स्ट्रेट का क्या महत्व है यह आप समझ सकते हो। व्यापार मार्ग है, विश्व का व्यस्ततम व्यापार मार्ग में है ये। ओके अनुज, ओके दिव्यानी, मैं आप लोग की बातों को आगे रखता हूं टेक्नोलॉजी टीम के पास। ये आंत्रपोत क्या है, प्लीज लिखो, आप लिखो आंत्रपोत क्या है। लिखो, यह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह होता है। सामान्य भाषा में लिखवाते हैं, यह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह होता है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह होगा। दूसरा, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र होता है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र होता है।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी होगा। तीसरा, यह वाणिज्यिक केंद्र होता है। व्यापार और वाणिज्य में अंतर है, मैंने पहले आपको समझाया था। व्यापार और वाणिज्य में अंतर है, तो यह एक वाणिज्यिक केंद्र भी होता है, कॉमर्शियल सेंटर भी होता है। व्यापार का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मे बी इन मॉनेटरी टर्म्स, मुद्रा के रूप में गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय, ये व्यापार है। हमसे बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रेड होता है, ट्रेड में एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। और अगर ट्रेड के साथ साथ संस्थागत कारक भी जुड़ जाएं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी जुड़ जाएं, जैसे स्टॉक मार्केट जुड़ जाए, बैंकिंग सेक्टर जुड़ जाए, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जुड़ जाएं, आईएमएफ का रोल हो, वर्ल्ड बैंक जैसा हेडक्वार्टर कुछ हो, तब उसको हम लोग कॉमर्शियल सेंटर कहते हैं। क्यों आकांक्षा, क्यों गुस्सा हो, माफ कर दो। ओके, हम देखते हैं आपके आंसर आकांक्षा, बिल्कुल देखते हैं। तो आप लिखो कॉमर्शियल सेंटर भी होता है। फिर लिखो मुद्रा विनिमय केंद्र होता है। आंत्रपोत जो होता है वो मुद्रा विनिमय केंद्र भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय यहां पर हो सकता है। फिर होता है जहाजी बेड़ों का रीफ्यूलिंग स्टेशन होता है। रीफ्यूलिंग स्टेशन यानी वहां पर जहाज जाकर के डीजल पेट्रोल ले सकते हैं, तो बड़ा रीफ्यूलिंग स्टेशन होता है। और ये फाइनेंशियल हेडक्वार्टर होता है अपने देश का, फाइनेंशियल हेडक्वार्टर बन जाता है अपने देश का। और अंतर्राष्ट्रीय जहाज यहां से निकलते हैं। अब यहां देखो, तो आंत्रपोत का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया था, मोंटेविडियो बताया था। तो ये मोंटेविडियो, वालपैराइसो, मोंटेविडियो, वालपैराइसो, रॉटरडैम। रॉटरडैम कहां है, जल्दी लिखो, मुझे बताओ। रॉटरडैम, मोंटेविडियो, वालपैराइसो, ये सारा आंत्रपोत है। इसी में आएगा सिंगापुर। सिंगापुर एक देश भी है और सिंगापुर एक आंत्रपोत भी है। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, व्यापारिक केंद्र है। ओके, अब आप लोग जो बता रहे हैं उसी पे रहो, आगे पीछे मत उड़ो। कोई कुछ और लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। बिल्कुल सही मजहर अली, बिल्कुल सही। नीदरलैंड्स में है, जर्मनी में नहीं है। नीदरलैंड, सुरेंद्र पाल सिंह बिल्कुल सही, राधिका बिल्कुल सही, ऋषि भी सही। ओके ओके, थैंक यू। तो ये आंत्रपोत आपके यूपीएससी में पूछा जाने वाला एक प्रश्न होगा आने वाले टाइम्स में, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ओके, तो आज हमने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट्स बताए। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, आंत्रपोत और आर्किपिलैगो का कॉन्सेप्ट, बफर जोन का कॉन्सेप्ट, और अभी हम लोगों ने तो साउथ ईस्ट एशिया शुरू ही किया है। ओके, तो हम लोग
आज मैप अभी देख रहे हैं और मैप में जल्दी से देखो तो सिंगापुर से नीचे आओगे तो मिलेगा सुमात्रा आइलैंड। ये है हमारा सुमात्रा आइलैंड। ये जो है ना लंबा सा बड़ा सा जगह है, ये सुमात्रा है। और सुमात्रा में हमारे मैप में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके मैप में जरूर होगा, मेरा विश्वास है आपके मैप में जरूर होगा कि सुमात्रा का जो भारत की तरफ भाग है इसको बोलते हैं बांडा ऐसे। बांडा ऐसे एक जगह है यहां पर, और ऐसे एक प्रांत है, ACEH, ऐसे एक प्रांत है। और ये जो प्रांत है ना, ये प्रांत स्वतंत्र होना चाहता था, तो यहां पर रेफरेंडम किया गया। प्रांत स्वतंत्र होना चाहता था, इसलिए यहां पर रेफरेंडम किया गया। और रेफरेंडम में लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग इंडोनेशिया के ही भाग बने रहना चाहते हैं। तो ऐसे एक घटना 5-7 साल पुरानी है। तो हम लोग इंडोनेशिया के ही अंग रहेंगे, हम लोग स्वतंत्र नहीं होना चाहते हैं। ये लगभग 10 से 12 वर्ष पहले ये निर्णय लिया गया, वहां पर रेफरेंडम कराया गया था। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम क्या होता है? प्लेबिसाइट क्या होता है? रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में क्या अंतर है? आप इसको इंटरनेट से ढूंढ करके मुझे बताना। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में क्या अंतर है? 2 शब्द होते हैं ना, रेफरेंडम और दूसरा है प्लेबिसाइट। जनमत संग्रह और प्लेबिसाइट, क्या अंतर है इनमें? आप मुझे देख करके अगली क्लास में बताओगे। ओके, अगले क्लास में हम आपसे पूछेंगे क्या है ये। तो हमने आपको बताया बांडा ऐसे, आप लोगों को बांडा ऐसे मिला क्या? इंडिया में कोई भी आंध्रपौध नहीं है। भारत आंध्रपौध विकसित नहीं कर सका है। भारत में तूतीकोरिन जो तमिलनाडु है, वहां पर आंध्रपौध बनने की संभावना है। तो तूतीकोरिन को आप याद रखो कि तूतीकोरिन भारत का आंध्रपौध हो सकता है। अब यहां पे मिला बांडा ऐसे आप लोग को, वेरी गुड। अब देखो कि जो इंडोनेशिया का ये भाग है सुमात्रा का, और भारत का जो ये भाग है, ये देखो हमारा है, ये हमारा अंडमान है, अंडमान निकोबार है। ये देखो निकोबार आइलैंड्स यहां पर है, और ये हमारा है इंडोनेशिया का वो बांडा ऐसे का भाग। और बीच में क्या है? ग्रेट चैनल। यहां पर जो चैनल बनता है इसी को ग्रेट चैनल कहते हैं। यानी भारत को इंडोनेशिया से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये कहलाता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल को नहीं भूलना है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का नहीं भूलना है, जोहोर स्ट्रेट नहीं भूलना है। ये 3 यहां पर बहुत ही क्रूशियल है। अंडमान सी इधर, और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड का गल्फ, और ये अंडमान सी, और जो हमारा जो इंदिरा पॉइंट है ना, भारत का दक्षिणतम क्या है वो? रेफरेंडम यूनिवर्सल वोट है, ऋषि, वेरी गुड। ग्रेट चैनल इज बिटवीन साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडोनेशिया। रेफरेंडम है जनमत संग्रह, और प्लेबिसाइट में होता है डायरेक्ट वोटिंग। ऋषि, गुड, ग्रेट। और ग्रेट चैनल के साथ ही हमारा क्लास आज बस इतना ही।
कल मिलते हैं, हाफ एन आवर के बाद आपका क्लास फिर से शुरू होगा और रजनीश राज जी आएंगे, आपका क्लास लेंगे। और थैंक यू फॉर द डे, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आज आपने कुछ सीखा होगा और सीखने की प्रक्रिया शुरू हो रही होगी आपकी, और जितने नए लोग जुड़े होंगे वो भी सीख रहे होंगे और आनंद आ रहा होगा। और हम लोग इस 3 महीने के फेज को पहले क्रॉस करेंगे, फिर हम लोगों को और मजा आएगा इससे आगे बहुत कुछ सीखने में, है ना। तो धीरे धीरे करके सीखना है, धीरे धीरे करके ही लर्निंग होता है सबका। थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर।